दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब फ्लड्स का। और हम सबको ये पता है कि कैसे इस वक्त जो पंजाब है वो वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स देख रहा है हमारी हिस्ट्री का। और हमको ये पंजाब की याद आती है जो 1988 में जो हमको देखने को मिला, 1993 में जो हमको देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, 2023 में देखने को मिला और आज 2025 में देखने को मिल रहा है। दोस्तों पंजाब में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पंजाब के संग ये बार बार रिकरिंग थीम्स अकर होती जा रही है फ्लड की। और जितनी भी सरकारें आए, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सारी गवर्नमेंट्स ऑफ द डे जितनी भी हमारी हमने पंजाब में देखी हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। और पंजाब जो कि हम लोग हमेशा सारा का सारा जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज पे डाल रहे हैं, और वो क्लाइमेट चेंज का बर्डन न होकर वो एक ह्यूमन मेड एरर है, और वो ह्यूमन मेड एरर इस वक्त पंजाब को तबाह कर रहा है। और ये पंजाब को इस हद तक तबाह कर चुका है कि जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनको 60,000 करोड़ रुपए जो पंजाब के ड्यूज हैं उनको वो चाहिए, क्योंकि उनको अब इस वर्स्ट फ्लड से फाइट करनी है। अब यहाँ से बात आती है कि पंजाब जो कि 5 नदियों के नाम से बना है, जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और रावी। इस पंजाब की ज्योग्राफी अगर हम ऐसे देखें तो हमको ये पता चल जाता है कि पंजाब जो कि 5 नदियों से बना है, और आज यही पंजाब पूरा का पूरा बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर हो चुका है। हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा के रिकॉर्ड से देखा है कि जितने भी 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 1902 गांव हैं हमारे, और तकरीबन 4 लाख लोग हैं जो कि इस फ्लड से सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। और तकरीबन 12 लाख हेक्टेयर की जो एग्रीकल्चरल फार्म लैंड थी वो पूरी की पूरी इस फ्लड से डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिली है। और जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था उस पूरे पंजाब में वो था गुरदासपुर, जहाँ के 329 विलेजेस और तकरीबन 1.5 लाख पॉपुलेशन वहाँ की सफ़र करती है। बट सिर्फ और सिर्फ गुरदासपुर ने इसकी जो फ्लड का इम्पैक्ट वो नहीं देखा, उसके साथ साथ अमृतसर, कपूरथला और फाजिल्का। तो गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का और कपूरथला, इन चारों डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा है पंजाब के फ्लड्स का। इसके साथ साथ तरन तारण, मानसा, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, पटियाला और बरनाला, इन सब डिस्ट्रिक्ट्सों ने पंजाब का वर्स्ट फ्लड देखा है इस 2025 में। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे क्यों ये पंजाब में फ्लड्स आए इस बार, और इसका रीजंस क्या था। ऐसा नहीं था कि 2023 में नहीं आया, 2019 में नहीं आया, और क्यों गवर्नमेंट ऑफ द डे अपना काम इतनी ईमानदारी से नहीं कर पाई कि हम लोग इस फ्लड को नहीं रोक पाए। अब सब जो लोग होंगे वो सब एलिगेशंस लगाएंगे क्लाइमेट चेंज पे, या एलिगेशंस लगाएंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बोला है कि इस बार सबसे ज़्यादा भारी बारिश की जो वर्षा है उसकी चेतावनी दी गई। बट ये सारे एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाए जाते हैं अपना पल्ला झाड़ने के लिए। इसका जो मूल रूप है, हम लोग इसका जो मूल कॉज है उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे इसका मूल कॉज क्या है। उसके साथ साथ हम लोग दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इस पंजाब को इस वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड इम्पैक्टेड स्टेट से बचाने का। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होंगे, हमारे पास कॉजेस क्या हैं, और हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स जितने भी रीजंस रहे इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पंजाब की ज्योग्राफी देखें तो पंजाब में जो अहम 3 नदियां हैं, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज, जिसमें रावी नदी जो है वो हमारी बहती है पठानकोट और गुरदासपुर में, जो कि मैंने आपको बताया वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड इम्पैक्टेड एरिया है गुरदासपुर। अगर हम ब्यास नदी को देखें तो ब्यास नदी आपकी होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारण और हरिके, इन शहरों से होते हुए जाती है, और ये भी वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड देख रहे हैं अपने हिस्ट्री का इस वक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद जो सतलज नदी है वो बहती है नंगल में, रोपड़ में, नवा शहर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर और तरन तारण में। और इसके साथ साथ एक जो सीजनल नदी है घग्गर, जो कि हम लोग सीजनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक जो रूट फंडामेंटल फ्लो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। और इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि इतनी भारी बारिश वर्षा हुई है, इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इतना ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश हुई है कि जो पहाड़ों से गिरता हुआ पानी स्पीड अप से रैंप अप होते हुए आया है, वो घग्गर नदी को भी एक बहुत विशाल नदी का रूप दे दिया है, जिसके कारण फ्लड की जो प्रॉब्लम्स है वो पंजाब को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग कॉजेज देखेंगे कि आखिर पंजाब इतना वर्स्ट फ्लड क्यों फेस कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है, उनकी ये जवाबदेही बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें कि ऐसा आखिर क्या ह्यूमन मेड इंटरवेंशन के संग संग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ऐसा क्या गैप हो गया, ऐसा क्या गवर्नेंस में क्यों रहा जिसकी वजह से ये फ्लड हमको देखने को मिला। उसके साथ साथ जितना भी पैसा हमने फ्लड रिलीफ एफर्ट्स में खर्चा किया है, और आप सब ने देखा है कि फ्लड रिलीफ एफर्ट्स में पंजाब अपने आप में इतना सक्षम है कि जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन सब ने खुद अपनी कम्युनिटी में मिलकर इस प्रॉब्लम से फेस करने का
एक नया रास्ता पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को भी दिखाया है। बट अगर हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे यहाँ डैम्स की। डैम्स ऐसे तो हम लोग को पता है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और डैम्स जो होते हैं वो फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं। बट यही डैम इस वक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं फ्लड्स का। जैसे कि हमारे यहाँ भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है, हमारे पास पौंग डैम है जो कि ब्यास नदी पे बना हुआ है, हमारे पास रंजीत सागर डैम है जो कि रावी नदी पे बना हुआ है। ये तीनों डैम, भाखड़ा नंगल डैम, पौंग डैम और रंजीत सागर डैम, ये तीनों डैम एक हैवॉक कॉज कर रहे हैं इस बार जो भी पंजाब में फ्लड्स आ रहे हैं। तो डैम इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस डैम। इन डैम्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी थी और क्यों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये फेल होती गई, क्यों हमने ये गेट्स खोले जिसके कारण पानी जो था वो पूरे पंजाब में बहता चला गया। उसके साथ साथ अगर हम सेकेंड रीजन देखें तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो रेन वाटर के जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जो भी जो रिवर वाटर होता है उसके किनारे किनारे जो भी हम एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है। उनकी मेंटेनेंस के साथ साथ उस पर उसकी जो हर साल मरम्मत होती है उस पर खर्चा होता है। इस बार हमने ये देखा है कि कैसे जितनी भी नदियाँ थी, जितने भी उनके एम्बैंकमेंट्स थे वो कमज़ोर होते चले गए और इस हद तक कमज़ोर होते चले गए कि जब नदियों ने अपना पानी का रूट, क्योंकि पानी तो रुक नहीं सकता, जब पानी अपना रूट अपनाने के लिए जब स्पीड से पानी फ्लो करने लगा तो वही सारे एम्बैंकमेंट्स टूटते चले गए, क्रम्बल डाउन करते चले गए। और ये पंजाब ड्रिंकिंग वाटर की जो मिनिस्ट्री है उनकी भी ये एक रिपोर्ट थी साफ साफ जो कह रही थी कि पंजाब में इस बार सबसे ज़्यादा इलीगल माइनिंग हुई है और ये ऐसी इलीगल माइनिंग थी जिसने पूरे इलीगल सैंड माफियाज, जितने भी ग्रेनाइट, सैंड्स, मार्बल्स होते हैं, इन सबको इतना ज़्यादा माइन किया कि जितने भी नदी के किनारे एम्बैंकमेंट्स थे वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि जैसे भी रिवर वाटर का जो कैपेसिटी था जब वो ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया तो ये सारा का सारा लैंड क्रम्बल डाउन चला गया और पानी पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड्स में चला गया। थर्ड जो रीजन डिपार्टमेंट्स ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी का है, पंजाब की डिपार्टमेंट्स ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, उन्होंने रीजन दिया है साफ साफ कि सिल्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि नदियां जब हमारे पास हमने माइनिंग देखी तो उन नदियों में जो सिल्टेशन होता गया, जो सैंड, मार्बल्स, ग्रेवल्स डिपॉजिट होते चले गए, उसने नदी के लेवल के वाटर लेवल को बढ़ाते चले गए। और हमेशा पंजाब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि जो सिल्टेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को समय से होते हुए पहले ही इनको सिल्टेशन, डिसिल्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए था। बट ऐसा देखा गया है कि सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है और सितंबर के स्टार्ट में ही जो जितने भी डैम्स हैं वो ओवर कैपेसिटी पे फ्लो कर रहे हैं, जितने भी रिवर्स हैं उनकी जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर कैपेसिटी है वो भी ओवरफ्लो कर रही है, एम्बैंकमेंट्स हमारे टूटते चले जा रहे हैं। जो डिसिल्टेशन हमको करना था वो डिसिल्टेशन पूरा नहीं हुआ समय के अनुसार, और जिस ग्रेविटी या जिस डेप्थ में जो हमको फंड्स रिक्वायर्ड थे वाटर की जो डिसिल्टेशन करने की रिवर्स की, वो भी हमें टाइम से नहीं मिली। तो ये सारे कारण एक के बाद एक रिपल इफेक्ट, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक रेकरिंग इफेक्ट क्रिएट करते चले गए, जिसके कारण ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर था ये होना ही था और जो कि बाद में हमको देखने को मिला, जिसने कई सारी लाइफ को इम्पैक्ट किया, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया, पूरी की पूरी पंजाब की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट किया। और सिर्फ इंडिया नहीं, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ की पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट फोर्स है, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि कितनी ज़्यादा उनके यहाँ डेथ हुई है और कितने ज़्यादा उनके यहाँ एग्रीकल्चरल लॉस देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमने डिसिल्टेशन वाला प्रोग्राम अच्छे से भी कैरी आउट कर लिया होता तो हम ये देखते हैं कि सतलज जो हमारी नदी है उसमें 15,000 से 50,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर का जो ओवरफ्लो हमको देखने को मिला, वो ना होता, इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आराम से सतलज नदी में रहता। बट चूंकि सतलज नदी जो कि 416 किलोमीटर दोस्तों पंजाब में ट्रैवल करती है और जो उसकी विड्थ है वो तकरीबन 1500 मीटर है, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 2 लाख से 3 लाख क्यूबिक में है। और ये 2 लाख से 3 लाख क्यूबिक जो घट की इस बार हमको देखने को मिली, वो देखने को मिली सिर्फ और सिर्फ 80,000 से 90,000। तो ये ये आंकड़ा साफ साफ हमको ये दिखाता है कि कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो फेल हुई है अपने वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर का है उसको मेंटेन कराने में, डिसिल्टेशन में फेल हुई है, डैम्स को का जो मेंटेनेंस है, जो अपग्रेडेशन होना चाहिए था, जो उसके साथ साथ सिल्टेशन एक मेजर प्रॉब्लम रही, उसके साथ साथ जितने भी रिवर वाटर के एम्बैंकमेंट्स रहे वो जो कमज़ोर होकर टूटने लगे, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स पाइलअप होने लग गई। उसके साथ साथ जो पंजाब का एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन मॉडल है, जिसमें हम लोग सबको पता है कि मोनोक्रॉपिंग होती है और इसमें एक पैडी कल्टीवेशन, इसको भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स माना जा रहा है इस बार के फ्लड्स में। दोस्तों आप सबको पता है कि पैडी जो होता है एक वाटर होल्डिंग क्रॉप होता है, जिसमें जब हम लोग पैडी उगाते हैं तो खेतों में अमूमन थोड़ा सा पानी होना चाहिए और इसको सिंचाई, इसको इरिगेट किया जाता है कि वाटर जो है वो होल्ड रहे। क्योंकि वहाँ का जो पंजाब की जो ज्योग्राफी है और पंजाब की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इतनी ज़्यादा मोनोक्रॉपिंग के बाद सैचुरेटेड होने लग गई कि जब एक्सेस ऑफ वाटर आए तो वो एक्सेस ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता था
और अमूमन हमको ये देखने को मिला कि वही वाटर जो है वो विद स्पीड विद फोर्स एम्बैंकमेंट्स तोड़ते हुए, स्पीड से लेते हुए पूरे एग्रीकल्चरल हाउसेस, हमारे यहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी ड्रेनेज हैं, जितने भी इनलेट्स हैं, आउटलेट्स हैं, इन सबको उन्होंने फेल कर दिया। और ये हमको देखने को मिलता है कि एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो था वो पंजाब के फ्लड में हमको देखने को मिला। उसके साथ साथ जो सब लोग होते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स होती है हमारी एलिगेशंस लगाने की, और हमने एलिगेशंस लगा दिया क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पे पूरा वर्ल्ड और इंडिया भी काम कर रहा है, और सबको पता है कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउ। अब वो टाइम चला जा चुका है जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन इस बार हमने क्लाइमेट चेंज का रौद्र रूप देखने को मिला, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। साथ ही साथ हमने अर्बन फ्लडिंग देखी है, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो मुंबई में हो, या जम्मू कश्मीर में हो। तो इस इम्पैक्ट को अगर हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, तो ये पूरा का पूरा सच नहीं होगा। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जरूर रहा, बट इसको हम लोग मिटिगेट कर सकते थे, और मिटिगेट करने के लिए हमने प्री प्लान, प्री मॉनसून स्टेप्स लेने की शुरुआत कर भी दी थी। जैसे कि जहां जहां हम लोग को एम्बैंकमेंट स्ट्रॉन्ग करने थे, स्ट्रॉन्ग करने का भी प्रयास किया, लेकिन जिस इंटेंसिटी से हमको काम करना चाहिए था उस इंटेंसिटी से हमने नहीं किया, और लगातार क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को भी हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजाब वर्स्ट डिजास्टर फ्लड्स, ये पूरा का पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। हमने एक एक करके प्रॉब्लम्स देखी। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसका आखिर में सॉल्यूशन क्या है, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पंजाब जो फ्लड्स का इम्पैक्ट देख रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे इस पंजाब का जो वर्स्ट इम्पैक्टेड डिजास्टर रहा इस बार का फ्लड, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिर्फ एक वन स्टेप नहीं होता, इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा, और कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसमें गवर्नमेंट के संग संग जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, इन सबको एक टेबल पे आना ही पड़ेगा। और इसका शुरुआत इस बात से हो सकती है कि जैसे हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसी तरह हमारे पास एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इन तीनों को मर्ज और सिंक्रोनाइज करके हमें इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे देखना ही पड़ेगा, और जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम लेवल पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमें अकाउंटेबल बनाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो हमारे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर जो करंट रूलिंग आम आदमी पार्टी हो, इन सबको ऑल पार्टी मीट भी ये डिसाइड करना ही होगा कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ द डे कोई भी हो, बट जो भी हमारे बेसिक जेन्युइन स्टेप्स होते हैं जिसके लिए हमको क्लाइमेट और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट देके जो हम लोग जिनको हम लोग एलिगेशन लगा के बसते हैं, इनसे ऊपर उठकर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कुछ बेसिक स्टेप्स हर हालत में पूरे करने ही होंगे, चाहे वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हो, चाहे वो पंजाब का डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी हो, चाहे वो पंजाब का वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो। इन सब की जो रिकमेंडेशंस है, जिनको हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उनको ना डालते हुए इसके ऊपर रिकमेंडेशंस को अमल करना होगा। अगर पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि उनका जो 60,000 करोड़ रुपीस बकाया है उनको मिलना चाहिए, तो वो फंड भी मिलना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि फंड वो कितना अकाउंटेबल है, क्या वो फंड उसी प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहा है जिस प्रोसेस के लिए वो मांगा गया। क्योंकि इस बार हमने ये भी देखा है कि कैसे एक पंजाब के मिनिस्टर जब वो इस बात का सर्वे करने जा रहे थे जितने भी फ्लड इंपैक्टेड एरियाज हैं, और उन बोर्ड पे बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे स्वीडन और फिनलैंड में उनकी क्रूज ट्रिप कैसी रही थी, वहाँ का क्रूज कैसा था। तो हमको ये दिखाता है कि एक तरफ फंड की बात हो रही है और एक तरफ बात हो रही है कि उनकी फॉरेन ट्रिप कैसी रही। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ द डे को अकाउंटेबल बनाना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर वर्किंग अप टू दैट लेवल सो दैट दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि जितनी भी इनडिस्क्रिमिनेट सैंड माइनिंग है, ग्रेवल्स की माइनिंग है, जितनी भी छोटे छोटे जो हमारे माइनर मिनरल्स होते हैं जिनकी इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग होती है, इलीगल तरीके से माइनिंग होती है, जिसमें सैंड माफियाज होते हैं, जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है, और हम लोग ने पंजाब में भी देखा है। इसको हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हमें माइनिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट दोस्तों करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इसी तरह इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग होती रहेगी तो जो वाटर का लेवल जो होगा रिवर का वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें सिल्टेशन की प्रॉब्लम ऑल्दो आती जाएगी, एम्बैंकमेंट्स कमजोर होते जाएंगे। रिवर जब अपने नेचुरल रूप में आएगी तो हम लोग को ये लगेगा कि फ्लड आ गया, बट एक्चुअल में वो जो वाटर है रिवर का वो अपने फ्लड प्लेन एरिया, जो उसका वाटर रिवर का एरिया है, जो उसका बफर एरिया, वो एक्चुअल में उसी में फ्लो कर रही है। और अमूमन हमने ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ इनडिस्क्रिमिनेट सैंड माइनिंग होती है वहाँ पर जो सैंड माफिया जो कंट्रोल करते हैं उस एरिया को, वहीं पर वो लोग
रियल एस्टेट बूम आ जाता है, वहीं पे टूरिज्म आते हैं, वहीं पे होटल्स होते हैं, वहीं पे जितने भी फूड आउटलेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी एक इकोनॉमी जो कि पहले इंटीग्रेट होकर बूम हो रही होती है वो झटके से तबाह हो जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को और वहाँ के लोगों को तीनों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो पंजाब वाटर रिसोर्सेस है वो अपना काम पूरी शिद्दत से करे, जिसके लिए हमको स्टॉर्म का जो रेन वाटर ड्रेनेज है उसको मजबूत करना होगा, जो भी हमारी इनलेट ड्रेन वाटर कनेक्टिविटी है हमको उसको मजबूत करना होगा, जितने भी हमारे इनलेट्स हैं, जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। हमको मेंटेनेंस के साथ साथ अपग्रेडेशन पे ध्यान देना होगा। हमको मेंटेनेंस अपग्रेडेशन के साथ साथ हमको जो फंड है वो प्रॉपर एलोकेट करने पड़ेंगे कि कैसे हम मॉनसून के पहले प्रॉपर सिल्टेशन कर सकें, जैसे जितने भी कैनाल्स होते हैं, जितने भी ड्रेन्स होते हैं वो क्लोग ना हो, उनके अंदर जितनी भी क्लीनिंग की प्रोसेस वो पहले हो जाए। रिवर्स के एम्बैंकमेंट्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको जितने भी हमारे कैनाल सिस्टम है, जैसे हमने देखा कि भाखड़ा नंगल डैम है, हमारे यहाँ पौंग डैम है, और हमारे यहाँ रंजीत सागर डैम है। तो रंजीत सागर डैम जो कि रावी नदी पे है, पौंग जो कि ब्यास नदी पे है, और जो भाखड़ा नंगल डैम जो कि रावी नदी पे है, सतलज नदी पे है, कैसे हमें इनको इनके जो अपग्रेडेशन है, जो इनका मेंटेनेंस है, उसको अच्छे से करना होगा, ताकि जब कभी भी जब वाटर रिलीज हो तो उनके अंदर वाटर कैरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि खोलने के बाद भी गेट्स को कभी भी पंजाब जो है वो एक फ्लड अफेक्टेड एरिया ना बने। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का वीडियो इतना काफ़ी है, और आपके जो सुझाव होंगे वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू।